आज हमारा सेकंड वाला भी रिवाइज हो जाएगा, तो दोनों असाइनमेंट हमारे रिवाइज हो जाएंगे और पेपर के लिए हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो सेकंड वाले में पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा। मिताक्षरा के अंदर पार्टीशन क्या होता है या मोड्स ऑफ पार्टीशन क्या है। अपना माइक म्यूट कर लें जिसका भी ओपन है। तो व्हाट इज पार्टीशन अंडर द मिताक्षरा, मिताक्षरा के अंदर पार्टीशन क्या है और वेरियस मोड्स ऑफ पार्टीशन के बारे में बात करें। तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जब हम फैमिली में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम पार्टीशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द डाइवर्स इंटरेस्ट रिगार्डिंग द होल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इनटू अ पर्टिकुलर पोर्शंस ऑफ द एग्रीगेट। तो मिताक्षरा पार्टीशन क्या होता है, यूज करता है दो अलग अलग सेंस में। पहला, एडजस्टमेंट इनटू स्पेसिफिक शेयर डाइवर्स राइट एंड डिफरेंट मेंबर्स according to the whole family property. Secondly, servants of the joint status with the legal consequences resulting therefrom. It has been defined in crystallization of a fluctuating interest of the conspiracy into the specific share in the joint family state. जो joint family property होती है उसका बंटवारा हम मिताक्षरा के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मिताक्षरा सबसे पहले क्या चीज़ देखता है पार्टीशन करने के लिए, ये दो चीज़ों को देखता है। पहला देखता है कि आपका स्पेसिफिक शेयर कितना है और डाइवर्स राइट कितने हैं प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा देखता है कि जॉइंट स्टेटस क्या है, मतलब जितने लोग प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं उन सबका जॉइंट स्टेटस क्या है। तो सब्जेक्ट ऑफ द पार्टीशन, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो को पार्टनर इन नॉट सब्जेक्ट टू पार्टीशन। इट इज़ अ जॉइंट फैमिली पोजेशन of property held by its permanent lease. Such property is also subject to partition among the co-partners. Certain properties which are not available for the partition, like the staircase, cook food, utensils, gardens, etc. Because of their indivisible nature, where the certain things which are divisible by the nature, subject to adjustment among the co-partners, three method of adjustment. तो जब भी हम मिताक्षरा का रूल फॉलो करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मिताक्षरा कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि को पार्टनर्स का जॉइंट राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अब को पार्टनर्स का मतलब ये है कि एक ही परिवार के जो लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम को पार्टनर्स कहते हैं। तो को पार्टनर जो होते हैं उनको प्रॉपर्टी का राइट होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता है को पार्टनर्स में। को पार्टनर मतलब जो भी उसके फैमिली मेंबर है, जॉइंट फैमिली के जो भी है, उनके अंदर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो प्रॉपर्टी होती है मे बी सोल्ड एंड प्रोसीड फ्रॉम द सेम मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द को पार्टनर। अगर प्रॉपर्टी को सेल भी किया जाता है तो सेल करने से उसको जो भी रिसीव होता है उस रिसीव वाले अमाउंट को भी हम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली। मतलब जो भी उसके सर्वाइविंग पार्टनर्स होते हैं, जिंदा पार्टनर्स होते हैं फैमिली के, उन सब में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब है लाइबिलिटीज अटैच टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साथ कुछ लाइबिलिटीज भी अटैच्ड हैं, मतलब ये नहीं खाली प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, लाइबिलिटी में भी हिस्सा मिलेगा। उस लाइबिलिटीज को भी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे डेप्ट, कोई भी ऐसा डेप्ट है जो जॉइंट फैमिली का है, जो जिम्मेदारी थी जॉइंट फैमिली की पेमेंट करने की, अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फैमिली का बंटवारा हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी अब जो डेप्ट है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा को पार्टनर्स में। को पार्टनर्स लिविंग पार्टनर जो भी हैं उस फैमिली के। मेंटेनेंस, अगर किसी भी चीज़ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हिंदू फैमिली की थी तो आगे उसकी फर्दर जिम्मेदारी जो है को पार्टनर्स की हो जाएगी। जैसे कोई मदर है, एज मदर है, मतलब बुढ़िया माँ है, कोई स्टेप मदर है, कोई ग्रैंड मदर है, कोई अदर फीमेल है जिसको मेंटेन करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी से, तो आगे जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इन फर्दर जो भी जिसके हिस्से में प्रॉपर्टी आ रही है वो इनकी सर्वाइविंग जो है, मतलब इनको सर्वाइव करेगा, इनका खर्चा उठाएगा। या फिर कोई अनमैरिड सिस्टर्स हो जिनकी शादी ना हुई हो, उनकी भी जिम्मेदारी जॉइंट फैमिली की होती है। तो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो फिर उनको पार्टनर्स की जिम्मेदारी हो जाएगी जिनके पास प्रॉपर्टी जा रही है। कोई भी विडो डॉटर है, कोई विधवा लड़की है जो डिसीज को पार्टनर की, वो भी जॉइंट इनटू फैमिली की जिम्मेदारी हो जाएगी। अब है मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर, अगर लड़की की शादी होती है तो मिताक्षरा प्रॉपर्टी में ये कहते हैं, मिताक्षरा राइट्स में ये कहते हैं कि जो अनमैरिड डॉटर है वो सभी को पार्टनर्स की जिम्मेदारी है उसकी शादी करने की, चाहे किसी भी भाई की बेटी हो, लेकिन जॉइंट फैमिली में सभी मिलकर उसका खर्चा उठाएंगे।
परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज राइट्स, यानी कि किसी भी तरह की कोई सेरेमनीज हो रही, जैसे दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है या कोई पूजा पाठ जैसे सत्यनारायण कथा वगैरह, ऐसा कुछ चीज़ भी हो रही है, कोई सेरेमनी हम मना रहे हैं फैमिली के साथ, तो उसका खर्चा सभी फैमिली मेम्बर्स मिलकर उठाएंगे, को पार्टनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। अगर फैमिली की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, पार्टनरशिप में नहीं बटी है, तो फिर तो वो जॉइंट फैमिली बिजनेस से उसका मतलब जो खर्चा है वो निकाला जाएगा। अब है जो को पार्टनर्स हैं, राइट ऑफ टू पार्टीशन, उसमें किस किस को पार्टीशन में राइट मिलेगा, मतलब जब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बटेगी तो किस किस को राइट मिलेगा। तो पहला राइट मिलेगा मिताक्षरा के अकॉर्डिंग फादर को, फादर के बाद सन को, सन के बाद ग्रैंड सन को, ग्रेट ग्रैंड सन को मतलब पड़पोते को, और आफ्टर बॉर्न सन एंड आफ्टर बॉर्न डॉटर ऑफ अ को पार्टनर। देखो, आफ्टर बॉर्न सन मतलब पैदा होने के बाद बेटा, अगर माँ के गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बच्चा पैदा हो जाएगा और फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको हिस्सा मिल जाएगा। और ऐसे ही आफ्टर बॉर्न डॉटर, पैदा होने के बाद डॉटर को हिस्सा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़ रहा है, मिताक्षरा लॉ ये कहता है कि जो भी बच्चा उस समय माँ के पेट में, उसको वही हिस्सा मिलेगा जो माँ को, उसको अलग से हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो दया भागा लॉ होता है वो ये कहता है कि अगर बच्चा पेट में भी है तो उसके भी अलग से हिस्से का काउंट किया जाएगा। लेकिन मिताक्षरा कहता है कि जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आएगा तो पता नहीं कि वो सर्वाइविंग पार्टनर होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए उसका हिस्सा जब बनेगा जब वो पैदा हो जाएगा। तो पैदा होने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बट रही है तो उस बच्चे को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जो माँ के गर्भ में है, लेकिन पैदा होने के बाद अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस बच्चे को भी हिस्सा मिल जाएगा। इसके अलावा इलेजिटिमेट सन, इलेजिटिमेट सन जो नाजायज बच्चा होगा अगर किसी का भी, तो उसको भी उसके फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, मतलब फादर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, जॉइंट फैमिली में नहीं मिल रहा है, फादर की प्रॉपर्टी में मिल रहा है नाजायज बच्चे को। कोई विधवा है तो मिताक्षरा लॉ कहता है कि विधवा की जिम्मेदारी सभी को पार्टनर्स की जिम्मेदारी है, इसलिए सब मिलकर अरेंजमेंट करेंगे उस विधवा के लिविंग और सर्वाइवल इनकम का। अब है एलिनी, एलिनी को पार्टनर इंटरेस्ट सच एज एलिनेशन इज द वैलिड, मतलब जहाँ पर मान लो कोई ऐसा मेंबर है फैमिली का जो जॉइंट फैमिली हिंदू बिजनेस की इनकम पे सरवाइव कर रहा है, जैसे बहुत पुराने सर्वेंट्स होते हैं घर में जिनको कोई सैलरी नहीं देते, लेकिन उनकी फैमिली और वो सर्वेंट जो होते हैं फैमिली के साथ ही रहते आते हैं, ठीक है, उनको मतलब अलग से कोई सैलरी टाइप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत सालों से उस फैमिली की सेवा में ही जुड़े हुए। तो ऐसे लोगों में जब फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फैमिली बढ़ेगी, तो इनके लिए भी एक प्रॉपर इंतजाम किया जाएगा फंड के थ्रू, मतलब इनको भी एक हिस्सा शेयर, मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनके लिए इस तरह का इंतजाम किया जाएगा कि अपने आगे के जीवन ये जी सके। फीमेल शेयर्स में होते हैं जैसे विधवा बहन हो गई, विधवा माँ हो गई, बुजुर्ग माँ हो गई, दादी हो गई, इनकी जिम्मेदारी भी पूरी फैमिली की रहेगी। कोई गोद लिया हुआ बच्चा, जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसके उसके फादर की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ माइनर को पार्टनर, कोई भी माइनर को पार्टनर है जो माइनर है मतलब जो अभी बड़ा नहीं हुआ बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को भी हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी के अंदर। एलिनी मैंने आपको बता ही दिया। और एब्सेंट को पार्टनर्स, पार्शियल पार्टीशन, मान लो कि प्रॉपर जो पार्टीशन है वो पार्शियल पार्टीशन हो रहा है, मतलब को पार्टनर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली जो है अभी पूरी तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, बिजनेस वो कह रहे हैं कि एज इट इज चलता रहेगा जॉइंट में ही, लेकिन जो और चीज़ें हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे बैंक बैलेंस जो है फैमिली का, या जॉइंट फैमिली के अंदर जो कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी है जो रेजिडेंशियल हाउस वगैरह, उसको वो बांटना चाहते हैं। तो इस केस में जो उनका जॉइंट फैमिली बिजनेस है उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ें हर एक पार्टनर के अंदर इक्वली शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जितने भी को पार्टनर्स होंगे उनके बीच में। अब है पार्टीशन के तरीके, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो पार्टीशन जब भी करवाना होगा तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंटेंशन आएगा, मतलब जो भी पार्टनर इस तरह का पार्टीशन चाहता है वो सभी को सूचित कर देगा कि उसको पार्टनर्स मतलब उसको बंटवारा चाहिए, वो नोटिस के थ्रू बोल सकता है, ठीक है। कोई जैसे कोई दादा परदादा जब मरता है तो अपने विल के थ्रू भी इस तरह के पार्टीशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, या कोई एग्रीमेंट बना सकते हैं सब मिलकर, ठीक है। या फिर फादर के थ्रू, जैसे जो कर्ता और फैमिली होता है, कर्ता और फैमिली अपने बाद जो इस तरह के रूल्स बना देता है कि उसके बाद फैमिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। या केस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू भी हम
इसके अंदर हिस्सा मांग सकते हैं। कंट्रावेंशन ऑफ अनदर रिलीजन, कन्वर्जन ऑफ अनदर, कोई भी फैमिली मेंबर अगर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है तो और वो फैमिली के साथ अब रहना नहीं चाहता, या रहता भी है तो वो तो अलग रिलीजन का है, इसलिए वो तो हिंदू मेंबर होगा नहीं फैमिली का। तो ऐसी स्थिति में जो है मिताक्षर लॉ जो होता है वो उनका पार्टीशन कर देता है। ठीक है, किसी ने भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर ली तो उसको भी प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है। अब है रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन। एक बार अगर पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी का तो क्या दोबारा से जो है वो जॉइंट में आ सकते हैं? तो डी जूरे पार्टीशन, डी जूरे पार्टीशन क्या होता है? जहाँ पे सर्वेलेंस ऑफ द स्टेटस ऑफ और इंटरेस्ट, this happen when the community of interest is broken either at the instance of the one co-partner or by agreement of all co-partners. Such a partition the share become clearly demarcated. मतलब जब कंपनी में जो जॉइंट बिजनेस होता है उसके अंदर जो भी शेयर्स होते हैं उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, मतलब बिजनेस को भी अलग अलग बांट लेते हैं, बिजनेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। तो डी फैक्टो का मतलब होता है जब फैक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हकीकत में जो है पार्टनरशिप हो जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिजनेस का। जब अगर पार्टीशन जो है मिस्टेक के थ्रू हो रहा हो, फ्रॉड के थ्रू हो रहा हो, तो इसमें क्या होगा? तो इसको रीओपन किया जा सकता है। को पार्टनर जो है इसकी डिमांड कर सकते हैं कि मिस्टेकली या फ्रॉड के थ्रू जो है पार्टीशन हुआ है, तो वो अगेन पार्टीशन को वैल्यूएशंस की मांग कर सकते हैं कि दोबारा से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाए और दोबारा से इसका पार्टीशन किया जाए। ऐसा कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और हेड ऑफ द फैमिली के थ्रू भी कर सकते हैं। डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालीफाइड का मतलब है जब भी को पार्टनर्स जो होते हैं वो अंडर प्रिविलेज हो जाते हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो कम आंक लेते हैं, या फिर कुछ परिस्थिति के अंदर वैल्यू कम होती है लेकिन आगे देखते तो वैल्यू ज़्यादा हो चुकी होती है, पुराने रेट से जैसे कैलकुलेट कर ली। अब जो बच्चा माँ के पेट में, उस बच्चे को कोई हिस्सा मिलेगा तो पार्टीशन के टाइम पे तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो जब पैदा हो जाएगा तो उसके बाद वो अपना शेयर मांग सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। कोई भी अडॉप्टेड सन है, अगर उसको लीगली अडॉप्ट किया गया है तो वो अपना शेयर मांग सकता है प्रॉपर्टी में। कोई भी को पार्टनर पार्टीशन के टाइम एब्सेंट था, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो फॉरेन में था और पार्टी फैमिली प्रॉपर्टी पीछे से बढ़ गई, तो वो आने के बाद अपना हिस्सा ले सकता है। माइनर को पार्टनर जो है जब मेजर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद अपना हिस्सा ले सकता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगला है आपका कि विच पर्सन आर कैपेबल टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने बच्चे को गोद दे सकता है, मतलब गोद देने के लिए क्या योग्यता है? ऐसा जरूरी नहीं कि गोद लेने के लिए ही योग्यता होगी बच्चे को, गोद देने वाले की भी योग्यता होती है। सबसे पहले हमें एडॉप्शन समझना पड़ेगा। एडॉप्शन क्या है? तो एडॉप्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? एडॉप्शन का मतलब है हिंदू लॉ और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि दत्तक पुत्र का जो सिद्धांत है, यानी कि लड़के को गोद देने की परंपरा मनुस्मृति में बताई गई है। लेकिन अब जो हमारा लॉ आया है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो आया है, उसके अंदर लड़का और लड़की दोनों को कवर कर दिया गया। यहाँ पे सन की जगह वर्ड हटा के चाइल्ड कर दिया। तो अब चाइल्ड बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हो गया एडॉप्शन एक्ट, इन दोनों को गोद दिया जा सकता है, मतलब ऐसा अलाउड है। लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो हमारे कोडिफाइड लॉ जो आ गया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसके अंदर ये एक्ट हमने पास कर दिया है। तो हु कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, कौन बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? पहले गोद लेने के लिए क्या योग्यता हो सकती है? कोई भी व्यक्ति मस्ट बी अ हिंदू, उसे हिंदू होना चाहिए जो बच्चे को गोद ले रहा है, और उसको गोद लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हिंदू मेल हु विशेष टू अडॉप्ट अ चाइल्ड मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट, जो सेक्शन 7 के अंदर जो रिक्वायरमेंट दी है वो पूरी करनी पड़ती है, तभी एक हिंदू मेल जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। अभी सेक्शन 7 में क्या क्या है वो हम आगे पढ़ लेंगे इसको। और हिंदू फीमेल को सेक्शन 8 के अंदर जो भी दे रखी योग्यता है वो पूरी करनी होती है, तभी वो बच्चे को गोद ले सकती है, या दे सकती है, सॉरी दे सकती है, ले सकती है बात हो रही है। तो कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल टू अडॉप्ट, एक हिंदू मेल कब किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, गोद ले सकता है, तो उसके लिए सेक्शन 7 की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि हिंदू मेल की एज जो वो मेजर हो, यानी कि माइनर ना हो, फिर दिमागी रूप से स्वस्थ हो, साउंड माइंड हो, तीसरा अपनी वाइफ, जिंदा वाइफ की परमिशन जरूरी है गोद लेने के लिए।
इट कैन ओवरलुक द वाइफ इज इनकेपेबल। अगर वाइफ जो है इनकेपेबल है, यानी कि वो इंसेन है, या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वाइफ इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे सके, तो वो उसकी कंसेंट के बिना गोद ले सकता है। लेकिन अगर वाइफ ठीक है और जिंदा है और कंसेंट दे सकती है, तो वाइफ की कंसेंट के बिना गोद नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो बच्चा गोद लिया जाता है उसके माँ और बाप वो पेरेंट्स होंगे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। अगर एक मेल किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो बाद में फीमेल तो उसकी माँ ही बनेगी, इसलिए माँ की कंसेंट भी जरूरी है। अगर एक एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा बीवी हैं तो क्या सभी बीवियों की कंसेंट जरूरी है? यस, सभी बीवियों की कंसेंट जरूरी है, तभी वो बच्चे को गोद ले सकता है। अगर मान लो दो बीवी है एक व्यक्ति की, और दो में से एक बीवी ने अपनी कंसेंट दे दी बच्चा गोद ले लो, लेकिन दूसरी बीवी मना कर दे, तो वो व्यक्ति बच्चा गोद नहीं ले सकता, बच्चा गोद लेने के लायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी बीवियों की कंसेंट यहाँ पे जरूरी है। अब हिंदू धर्म में तो आप ये बोल सकते हो केवल एक ही बीवी अलाउड है, फिर सभी बीवी है क्यों? वो इसीलिए क्योंकि एडॉप्शन एक्ट में ये बताया गया कि एक व्यक्ति ने अगर बाय लॉस मतलब कानून को तोड़ के दो बीवियां तीन बीवियां रख रखी, और तीनों बीवियां अपनी मर्जी के साथ रह रही, जब तक वो शिकायत नहीं करेंगे कोर्ट में जाके कानून में जाके, तब तक तो कुछ नहीं होगा ना एक्शन। इसलिए तो इसी कंडीशन को देखते हुए ये बोला गया है कि सभी बीवियों की मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि सब उसकी इक्वली वैलिड वाइफ है। इस वजह से it was content plaintiff that wife has abscond and could be considered as good as dead। अगर किसी की बीवी जैसे कोमा में पड़ी हो, तो कोमा में पड़ी हुई बीवी की मर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जिंदा होके भी मौत के बराबर ही है, मतलब मरे के बराबर ही है, क्योंकि वो जो है कोमा में है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है काफी लंबे टाइम से। अगर टेम्पररी डिसीज हो तो उसका ठीक होने का इंतजार किया जा सकता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तब हम उसकी कंसेंट ले लेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पे, इफ द वाइफ हैज कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन। अगर वाइफ अपने धर्म को परिवर्तन कर लेती है या इस संसार को छोड़ के सन्यासी बैरागी हो जाती है, तो उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर उसकी कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, फिर मेल जो है अकेला बच्चे को गोद ले सकता है अपनी मर्जी से। अब कैपेसिटी ऑफ हिंदू फीमेल, एक हिंदू फीमेल कब बच्चे को गोद ले सकती है? तो जब ले सकती है जब वो मेच्योर हो, यानी कि उसने अपनी माइनॉरिटी की एज को खत्म करके मेजोरिटी की एज को अटेंड कर लिया हो। ठीक है, अगला, बी ऑफ साउंड माइंड, वो दिमागी रूप से स्वस्थ हो, वो विधवा हो। अगर विधवा है तो उसको हस्बैंड की मर्जी की जरूरत नहीं है ना, फिर तो वो गोद ले ही सकती है। या डाइवोर्स्ड हो, डाइवोर्स बीवी भी ले सकती है। अनमैरिड हो तो भी वो बच्चे को गोद ले सकती है। लेकिन अगर बीवी मैरिड है और हस्बैंड जिंदा है, तो उसको हस्बैंड की मर्जी जरूरी है, तभी वो बच्चे को गोद ले सकती है। अब बच्चे को कौन गोद दे सकता है? देने वाले की क्या योग्यता है? तो देने वाले के लिए ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने वैलिड चाइल्ड, जो उसका लीगल गार्जियन हो, जो उसका पेरेंट्स हो, अपने बच्चे को अगर गोद देना चाहता है, तो सेक्शन 9 है यहाँ पे। सेक्शन 7 मेल के लिए था, सेक्शन 8 फीमेल के लिए था, और सेक्शन 9 में बताया कि कौन बच्चे को गोद दे सकता है। तो कोई भी बायोलॉजिकल फादर या मदर बच्चे को गोद देने की अथॉरिटी रखता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स का मतलब ये है कि वो उसका नेचुरल पेरेंट्स हो। जैसे एक बच्चा जो है मेल और फीमेल की वजह से पैदा होता है, दोनों उसके जो रियल पेरेंट्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं उसको गोद देने का। ठीक है, द कंसेंट ऑफ चाइल्ड बायोलॉजिकल मदर, अगर हस्बैंड ये चाहता है, फादर ये चाहता है बच्चे को गोद देना है, तो वाइफ की कंसेंट जरूरी है, यानी कि मदर की कंसेंट जरूरी है। और मदर ये चाहती है गोद देनी है, तो फादर की कंसेंट जरूरी है। अगर मान लो फादर जिंदा नहीं है या मदर जिंदा नहीं है, तो फिर उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है, फिर अकेला पेरेंट्स ले सकता है। अगर दोनों में से एक अनसाउंड माइंड हो जाए, फादर या मदर अनसाउंड माइंड है, तो भी उनकी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, अकेला व्यक्ति ये डिसीजन ले सकता है। या दोनों में से कोई कन्वर्जन कर दिया, अपना रिलीजन को छोड़ दिया, या री अनाउंस द वर्ल्ड, संसार छोड़ के बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, तो भी उनके कंसेंट की जरूरत नहीं है, फिर अकेला पेरेंट जो है वो गोद देने का डिसीजन ले सकता है। अब, कैन द सर गार्जियन हैव अ चाइल्ड फॉर अडॉप्शन? बोली। सर किस एज तक के बच्चे को गोद दे सकते हैं पेरेंट्स? यहाँ पे कुछ एज का डिफाइन नहीं किया हुआ, कोई भी अपने बच्चे को दे सकता है, लेकिन बच्चे की गोद तो वो जब भी होगी जब तक वो माइनर है, 18 से कम है, तब तक वो बच्चा कहलाएगा। ये तो सर इसलिए माइनर में चाइल्ड ही लिखा होगा हुआ ना? है। हाँ, इसमें सिर्फ चाइल्ड लिखा हुआ है, इसमें एज बता ही नहीं है वैसे, पर यही मान के चलो आप जो भी माइनर है वही तो गोद देंगे। कैन द गार्जियन गिव अ चाइल्ड फॉर अडॉप्शन? क्या जो गार्जियन है, जो पेरेंट नहीं है, सिर्फ गार्जियन है,
क्या वो बच्चे को गोद दे सकता है? तो सेक्शन 9 डिस्क्राइब करता है कोई भी पर्सन जो कोर्ट के थ्रू अगर किसी बच्चे का गार्जियन अपॉइंट हुआ या किसी टेस्टिमेंट के थ्रू यानी कि किसी विल वसीयत के थ्रू पेरेंट्स ने जो है उसको गार्जियन अपॉइंट किया है, तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन के बाद ही उसको गोद देने के लिए मतलब कैपेबल है, तभी अडॉप्शन दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता है। कोर्ट की कंसेंट और परमिशन जरूरी है। अगर कोई भी गार्जियन ऐसा है जो बच्चे की भलाई के लिए मतलब सब कोर्ट क्या चेक करेगी कि भाई ये जो गार्जियन है जो बच्चे को गोद देना चाहता है ये क्या रीजन की वजह से दे रहा है। पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स को तो ये समझा जाता है कि पेरेंट्स तो बेस्ट डिसीजन लेंगे बच्चे के लिए, इसलिए उनके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पेरेंट्स नहीं है सिर्फ गार्जियन है, तो उसके लिए कोर्ट ये चेक करते हैं क्या जो गोद दे रहे हैं बच्चे के वेलफेयर के लिए, अडॉप्शन जो है बच्चे के वेलफेयर के लिए, अगर यस तो दे देते हैं। अगर उसके पीछे कोई पेमेंट का एक्सचेंज हो रहा है तो नो, लेकिन अगर कोई पेमेंट का एक्सचेंज नहीं है तो यस। कोर्ट ये दोनों चीज़ें देखकर डिसीजन दे देती है। व्हेन अडॉप्शन इज वैलिड, कब एक अडॉप्शन जो है वो वैलिड अडॉप्शन होता है? जब जो अडॉप्शन है वो उनके पेरेंट्स ने किया हो, बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने या गार्जियन ने किया हो जिनके पास राइट भी हो अडॉप्शन देने का, ठीक है, और जो लेने वाला है उसके पास भी राइट हो लेने का। जैसे हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट चाहिए और वाइफ को हस्बैंड की कंसेंट चाहिए, जो सेक्शन 7-8 में हमने पढ़ा था वो सब कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब होने के बाद ही एक वैलिड जो अडॉप्शन है वो वैलिड अडॉप्शन बन जाता है। अब कंसेंट ऑफ वाइफ इज नेसेसरी, क्या कंसेंट ऑफ वाइफ जरूरी है अडॉप्शन के पीछे? तो यस, कंसेंट ऑफ वाइफ इज नेसेसरी बिकॉज जो वाइफ है वो बच्चे की क्या है, बायोलॉजिकल मदर है, वो जिसका इक्वल राइट्स है, यानी इक्वल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चे की, इसलिए वो भी डिसीजन ले सकती है उसके अडॉप्शन में। दूसरा, वाइफ अगर अनसाउंड माइंड है, वाइफ अगर जो है वो कन्वर्ट कर लेती है रिलीजन को या रीअनाउंस कर देती है वर्ल्ड को, तो फिर वाइफ के कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर केवल फादर ही अकेले डिसीजन ले सकते हैं बच्चे को गोद देने। इसके उल्टा अगर फादर जो है कन्वर्ट कर लेते हैं रिलीजन को, या फादर रीअनाउंस द वर्ल्ड कर देते हैं, या फादर जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, तो फिर फादर की कंसेंट की जरूरत नहीं है, मदर अकेले डिसीजन ले सकती है, अदरवाइज दोनों की कंसेंट की जरूरत हो। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, क्या एक से ज़्यादा बीवियां किसी व्यक्ति की हो तो क्या सभी की कंसेंट जरूरी है गोद देने के लिए या लेने के लिए? तो यस। अगर एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा जिंदा बीवी हैं, मतलब लिविंग वाइफ्स हैं एक से ज़्यादा, तो सभी के कंसेंट जरूरी है, उसके बिना जो है वैलिड अडॉप्शन नहीं हो सकता है। क्या इनवैलिड मैरिजेस हो, इनवैलिड मैरिजेस में भी क्या वाइफ की कंसेंट जरूरी है बच्चे के अडॉप्शन के लिए? तो यस, बायोलॉजिकल मदर होगी तो इनवैलिड मैरिज में भी जरूरी है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल मदर नहीं है तो फिर मदर की कंसेंट की जरूरत नहीं है, अगर मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज नहीं है तो। अब वेदर ये तो हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका, मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1960, हाउ फार अ वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन बाय हर हस्बैंड। हस्बैंड की कितनी जिम्मेदारी है वाइफ को मेंटेन करने की? तो मेंटेनेंस, व्हाट इज मेंटेनेंस? सबसे पहले मेंटेनेंस क्या होती है? अगर हम मेंटेनेंस को डिस्क्राइब करें तो सेक्शन 3B के अंदर मेंटेनेंस बताई गई है, जिसमें मेंटेनेंस बोला गया फूड को, क्लोथिंग को, शेल्टर को, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस। तो ये 5 चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं? मेंटेनेंस में आ जाती है, जो ज़रूरी है किसी भी फीमेल के लिए। बेसिकली ये फाइनेंशियल सपोर्ट है जो हस्बैंड देता है या फादर देते हैं अपनी डॉटर को या वाइफ को, उसके जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ये। तो मेंटेनेंस इज टू बी प्रोवाइडेड टू अनमैरिड डॉटर, फादर देंगे अनमैरिड डॉटर को, और जब वो मैरिड हो जाएगी तो उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसकी सभी जरूरत को पूरा करे। अब मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ पेड, पेड बाय द हस्बैंड, हस्बैंड को जिम्मेदारी है उसकी मेंटेनेंस, लेकिन अगर वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है और वो दूसरी शादी नहीं करती, तो जब तक उसका डाइवोर्स हो जाएगा वो दूसरी शादी नहीं करेगी, तब तक हस्बैंड की जिम्मेदारी है उसके लिए मेंटेनेंस देना। मतलब वो हस्बैंड से अपना मेंटेनेंस ले सकती है अलग रहने के बाद भी, डाइवोर्स होने के बाद भी, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट, क्या मेंटेनेंस का कोई मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट फिक्स है? तो नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये हस्बैंड की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और वाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। वाइफ की जैसी लिविंग स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स किया जाता है। लाइफ स्टाइल क्या है वाइफ की। और व्हेन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, वाइफ
किस किस कंडीशन में जो है मेंटेनेंस मांग सकती है। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है वो कहता है एक वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है अपने हस्बैंड से जब वो अलग रह रही हो या वो साथ रह रही हो। तो साथ रह कर भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है, अलग रह के भी मेंटेनेंस मांग सकती है। हस्बैंड हैज डिसर्टेड हिज वाइफ बाय एबडॉनिंग हर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। हस्बैंड ने वाइफ को अलग छोड़ दिया है और खुद अलग घर में जाकर रहना शुरू कर देता है और विदाउट सीकिंग हर कंसेंट, बिना वाइफ की मर्जी के, डेलिबरेटली इग्नोरिंग हर विश, और वो वाइफ की विश की परवाह नहीं करता, तो वाइफ अपना मेंटेनेंस मांग सकती है हस्बैंड से। तो वाइफ हैज बीन सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी, वाइफ ने क्रुएलिटी के सब्जेक्ट पे ड्यूरिंग हर मैरिज एंड कंसीडर लिविंग विद हर हस्बैंड टू बी एंडेंजरिंग हर लाइफ। तो यहाँ पे जो वाइफ है अपने हस्बैंड से जब मांग सकती है जब उसके ऊपर इतनी क्रुएलिटी हो रही है, अत्याचार हो रहा है कि उसकी जिंदगी को खतरा हो, तो वो अलग रह के हस्बैंड से खर्चा मांग सकती है। इफ हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम इनकॉन्ट्रेबल और कॉन्टिजियस डिसीज, अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए हस्बैंड को कि साथ रहने से वाइफ की लाइफ खतरे में हो, या उसको भी हो सकती है ट्रांसमिटेड डिसीज, तो भी वो अलग रह के अपने हस्बैंड से खर्चा मांग सकती है। हस्बैंड के पास कोई और दूसरी वाइफ हो या मिस्ट्रेस हो, कोई रखेल हो जो सेम हाउस में रहती हो वाइफ के साथ, तो वाइफ अलग रहकर खर्चा मांग सकती है। हस्बैंड हैज कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन, हस्बैंड ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और रीजनेबल ग्राउंड है वाइफ के पास अलग रहने का, तो वाइफ खर्चा मांग सकती है अलग रहकर भी। तो मेंटेनेंस जो है हर महीने दी जाती है या लमसम भी दी जा सकती है, ये वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वाइफ का कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके कंडीशन में उसको इतनी मेंटेनेंस मिलती है जितना उसका अपना इनकम या अपने एक्सपेंसेस पूरा नहीं कर पा रही है उसके खर्चों को, उतनी उसको मिल, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस मिल जाएगी या कुछ और खर्चे मिल जाएंगे। कोर्ट हेल्ड डेट, कोर्ट क्या कहती है इसके लिए, तो वाइफ विल बी यूज वन ऑफ द डेबिट कार्ड ऑफ द हस्बैंड। कोर्ट कहती है कि मान लो कि वाइफ लगातार बीमार चल रही है, ठीक है, और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वाइफ जॉब करती है लेकिन जॉब की वजह से भी उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लीवर किडनी खराब है, हर महीने डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, डायलिसिस में बहुत सारा पैसा खर्च जाता है कि ताकि उसकी सैलरी भी पूरी नहीं पड़ पाती, और सैलरी के अलावा तो उसको और भी खर्चे हो, जैसे हाउस रेंट भी देना है, खर्चा भी चलाना है, घर का खाने पीने का सामान भी लाना है। तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकते हैं कि हस्बैंड अपना एक डेबिट कार्ड वाइफ को दे दे, और वाइफ से भी ये कंसर्न ले लेते केवल वो इलाज में इस पैसे खर्च करेगी उस डेबिट कार्ड से, और कुछ परचेज नहीं करेगी, विद द अंडरटेकिंग दैट शी विल ओनली विड्रॉ रीजनेबल अमाउंट, कि वो रीजनेबल अमाउंट विड्रॉ करेगी जितना उसका मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जरूरी है। व्हेन मेंटेनेंस इज नॉट टू बी पेड टू वाइफ, कब वाइफ को मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब फाइनेंशियली सपोर्ट हो वाइफ को, यानी कि वाइफ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो हस्बैंड से ज़्यादा, तब उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी मेंटेनेंस की। सेक्शन 18(3) कहता है इफ़ हिंदू वाइफ हैज़ कमिटेड एडल्ट्री, अगर कोई भी हिंदू वाइफ है वो एडल्ट्री कमिट कर रही है, मतलब किसी गैर पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना रही है, तो वो कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती अपने हस्बैंड से। अगर उसको अगर ही नो लॉन्गर रिमेन अ हिंदू, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, अपना रिलीजियन चेंज कर लेती है, तो भी वो हस्बैंड से अपना वो नहीं मांग सकती खर्चा। लेकिन अगर हस्बैंड रिलीजन चेंज कर लेता है तो वो वाइफ को खर्चा देगा, मेंटेनेंस फिर भी देगा। डिफेंडेंट हैज टू लिविंग वाइफ, यहाँ पे एक केस आ गया था अबोयोला एम सुब्बा रेड्डी वर्सेस पदमन्मा। इसमें दो लिविंग वाइफ थी, इसकी दो वाइफ थी जिंदा थी। सेकंड वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि सेकंड मैरिज जो है बाइगेमियस मैरिज है, और हिंदू लॉ में बाइगेमी जो है प्रोहिबिटेड है, एक से ज़्यादा बीवी आप रख नहीं सकते, इसलिए सेकंड वाइफ जो है वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है, क्योंकि वो वैलिड मैरिज ही नहीं है, वर्ड मैरिज है, और वर्ड मैरिज वाली वाइफ थोड़ी ना खर्चा मांग लेगी, इसलिए सेकंड मैरिज तो प्रोहिबिटेड है हिंदू लॉ में, तो प्रोहिबिटेड मैरिज की वाइफ कैसे खर्चा मांग सकती है। क्या विधवा डॉटर इन लॉ, क्या विधवा बहू अपने ससुर से खर्चा मांग सकती है, तो हस्बैंड इज लायबल टू मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे, लेकिन आफ्टर दे गेट डाइवोर्स, अगर वो डाइवोर्स हो जाता है, इफ हस्बैंड इज डेड, और हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, तो ये ऑब्लिगेशन है फादर की, हस्बैंड के फादर की ऑब्लिगेशन है कि वो मेंटेनेंस दे अपनी डॉटर इन लॉ को। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ससुर की जिम्मेदारी है कि अपनी वाइफ का खर्चा दे। सेक्शन 19 जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, वो कहता है फादर इन लॉ क्या क्या खर्चा देगा मेंटेनेंस में। तो फादर इन लॉ देगा जब जब वाइफ के पास, बहू के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो,
कोई प्रॉपर्टी ना हो हस्बैंड की, ऐसी प्रॉपर्टी जो बहू को मिली हो, और उसके पास कोई अदर प्लेस भी ना हो रहने के लिए, तो वो इतना पैसा ले सकती है अपने ससुर से कि अपना रहने खाने का खर्चा चला सके। तो इन केस ही हैज़ नो प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपनी उसकी या किसी और तरह की कोई प्रॉपर्टी उसको हस्बैंड की भी नहीं मिली, पेरेंट्स की भी नहीं मिली, बच्चों की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो खर्चा ले सकती है। सेकंड क्लॉज जो है सेक्शन 19 का, वो कहता है ही इज नॉट एबल टू डू फ्रॉम एनी को पार्सनरी प्रॉपर्टी इन पोसेशन। अगर उसको कोई जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी मिल गई है तो भी उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिली उसको, मतलब फैमिली बंटवारे में भी, तो ले सकती है खर्चा। अब है मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड एंड एज पेरेंट। हिंदू एक्ट के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो कहता है सेक्शन 20 कहता है इसके लिए, कहता है कि हिंदू मेल जो है या हिंदू जो फीमेल है उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने बच्चों का ध्यान रखना, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे चाहे जायज़ बच्चे हो या नाजायज़ बच्चे हो, हर तरह के बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की है। चिल्ड्रन शैल क्लेम द मेंटेनेंस फॉर देयर पेरेंट्स एज लॉन्ग एज दे आर माइनर। जब तक बच्चे हैं तब तक बच्चे अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। एन अनमैरिड डॉटर शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। एक जो लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, अगर वो मेजर भी हो गई, 18 साल की भी हो गई, फिर भी वो अपने पेरेंट्स से खर्चा मांग सकती है जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक। तो सेक्शन फर्दर प्रिस्क्राइब दैट, आगे कहते हैं सेक्शन कि अगर कोई ओल्ड एज पेरेंट्स है, कोई फिजिकल मेंटल वीक मेंबर है फैमिली का, वो भी मेंटेनेंस ले सकता है अपने मेल मेंबर्स से। फैमिली के जो मेल मेंबर्स है उसकी जिम्मेदारी है अपने बूढ़े माँ बाप की और ऐसे बच्चे की देखभाल करना फैमिली की जो फिजिकली या मेंटली वीक हो, यानी कि दिमागी रूप से कोई कमजोर भाई बहन हो, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, मेल मेंबर्स की है फैमिली की। चाइल्डलेस स्टेप मदर, कोई ऐसा कोई ऐसी सौतेली माँ है जिसका कोई बच्चा ही ना हो, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसके सौतेले बच्चे की है, बेटे की है, उसको अपनी सौतेली माँ की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के मेंटेनेंस के लिए कौन सा एक्ट है, तो सेक्शन 21 है जो कहता है कि डिपेंडेंस ऑफ मेंटेनेंस होनी चाहिए, और सेक्शन 22 है सच पर्सन शैल बी एंटाइल्ड टू मेंटेनेंस, कि ये पर्सन अपनी मेंटेनेंस मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 21 में मेंटेनेंस देंगे और सेक्शन 22 में डिमांड कर सकते हैं मेंटेनेंस की। हु आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है, तो डिपेंडेंट में पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, कोई और रिलेटिव हो सकते हैं जो फैमिली के ही हो, वो लोग डिपेंडेंट में आते हैं। सेक्शन 21 कहता है कि जो डिपेंडेंट है वो कौन कौन है, फादर है, मदर है, विधवा या विधवा बहन हो सकती है जिसकी दोबारा शादी नहीं हुई, ठीक है, माइनर सन हो सकता है, ग्रैंड सन हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड सन हो सकता है, प्री डिसीज फादर हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है, जो ही हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जिनके पास कोई और सहारा नहीं है मेंटेनेंस का, कोई अनमैरिड डॉटर, कोई ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, प्री डिसीज फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ये सब लोग भी खर्चा मांग सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। विडो डॉटर who has not been able to obtain maintenance from the state of her husband, ऐसी कोई विधवा बेटी है जिसको अपने पति की जायदाद से कुछ भी ना मिला हो, जिसके बच्चों के पास भी कुछ ना हो या बच्चे ही ना हो, या फिर उनके इन लॉज की प्रॉपर्टी से कुछ ना मिला हो, वो भी अपने मेल मेंबर से खर्चा मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। विडो डॉटर इन लॉ, कोई डॉटर इन लॉ विधवा बहू हो, वो भी अपने ससुर से खर्चा मांग सकती है। कोई इलेजिटिमेट माइनर सन हो, कोई नाजायज बच्चा हो जो माइनर हो, या फिर नाजायज अनमैरिड डॉटर हो, तो वो भी खर्चा मांग सकती है। डू डिपेंडेंट नीड टू मेंटेन, क्या डिपेंडेंट को मेंटेन करना जरूरी है, तो सेक्शन 22 कहता है हमारी स्टेट का कि जो मेल मेंबर है फैमिली का उसकी जिम्मेदारी है मेंटेन करने की डिपेंडेंट को। तो डिपेंडेंट मस्ट बी मेंटेन बाय द हायर्स, जो उसका हायर्स है, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक भाई है, वो दिमागी रूप से कमजोर है, तो उसका दूसरा भाई या उसकी दूसरी बहन या जो फैमिली मेंबर उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, उसकी जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करने की। तो यहाँ पे सक्सेशंस देखी जाती है, विल देखी जाती है, टेस्टिमेटरी देखी जाती है, उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है कौन मेंटेनेंस देगा। अब है अब अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा है,
तो सेक्शन 23 बताता है कि डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड टू अ वाइफ, चिल्ड्रन, ओल्ड एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स, कि वाइफ हो, चिल्ड्रन हो, या ओल्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स हो जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, वो माँ बाप। तो यहाँ पे कहते हैं स्टेटस ऑफ पार्टीज एंड देयर करंट पोजीशन, जिस तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं करंट पोजीशन में उतना खर्चा उनको मिलना चाहिए। क्लेम ऑफ द पार्टीज विद रीजनेबल लिमिट, एक रीजनेबल लिमिट के साथ उनको क्लेम वो कर सकते हैं। द क्लेमेंट लिविंग सेपरेटली हैव जस्टिफाइड ग्राउंड डूइंग टू, वो जितना भी अलग रह के खर्चा कर रहे हैं वो सब खर्चा क्लेम कर सकते हैं। उनके पास जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उनके वैल्यू को इस प्रॉपर्टी में लेस करते, मतलब उस क्लेम में लेस कर देंगे जो उनके पास ऑन सोर्स ऑफ इनकम है उसको। तो कोई भी मेंटेनेंस है वो सेक्शन 23 के अंदर बताई गई है, जो डिसाइड करती है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पेबल टू अदर डिपेंडेंट। तो नेट वैल्यू ऑफ द डिसीज प्रॉपर्टी, डिसीज की प्रॉपर्टी की जो नेट वैल्यू आफ्टर क्लियरिंग फॉर ऑल हिज डेप्ट, सभी डेप्ट को क्लियर करने के बाद, विल ऑफ डिसीज, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लेमेंट एंड द डिग्री डिसीज एंड देयर पास्ट रिलेशनशिप। तो डिपेंडेंट वांट विद इन द रीजनेबल लिमिट ऑल सोर्स ऑफ इनकम, डिपेंडेंट टोटल वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब है अल्ट्रेशन अमाउंट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थितियों के हिसाब से ये जो अमाउंट है मेंटेनेंस का ये ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो देने वाला व्यक्ति है उसकी उस तरह की पोजीशन नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो और जो लेने वाला क्लेम करने वाला है उसका मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, मतलब वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहा है, तो जो मेंटेनेंस देने वाला है वो उसमें कट कर सकता है अमाउंट को अपने अकॉर्डिंग, अपनी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकता है। कोर्ट ने भी इसके लिए कहा है द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इज फिक्स आइदर द एग्रीमेंट और बाय द वे ऑफ डिग्री, या तो एग्रीमेंट के थ्रू फिक्स कर लो या डिग्री के थ्रू फिक्स कर लो। और ये जो एग्रीमेंट और डिग्री है ये भी टाइम टू टाइम अल्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरी नौकरी बहुत अच्छी थी, मैंने 50,000 रुपये मेंटेनेंस बांध दिया अपने जो भी डिपेंडेंट थे उनका, लेकिन कल को अगर मेरी नौकरी छूट जाती है तो मैं 50,000 मेंटेनेंस देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं होगी मेरे साथ, मेरी अपनी करंट सैलरी के हिसाब से वो कम या ज़्यादा हो सकता है, उसमें अल्ट्रेशन हो सकता है। अब है क्लेमेंट मेंटेनेंस शुड बी हिंदू, जो भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है उसको हिंदू होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मेंटेनेंस एक्ट की बात कर रहे हो, इसलिए सेक्शन 24 कहता है कि जो भी क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस की उसको हिंदू होना चाहिए। कैन मेंटेनेंस बी चार्ज, क्या मेंटेनेंस को चार्ज किया जा सकता है? तो सेक्शन 100 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट में अंदर कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो सिक्योरिटी होती है पेमेंट ऑफ मनी की टू अ पर्सन, सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर एज मॉर्गेज, इसे मॉर्गेज नहीं कह सकते, बट विल बी सेड टू हैव अ चेंज चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी में चार्ज जरूर कह सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को जो जॉइंट प्रॉपर्टी मिल जाती है उस प्रॉपर्टी में जो है उन डिपेंडेंट का भी हिस्सा हो सकता है या उस अनसाउंड ब्रदर का भी हो सकता है, तो वो सब इसलिए मिलता है कि वो उसको क्लेम मतलब मेंटेन कर पाए, इसलिए। अब है डेप्ट टू हैव सर एक प्रायोरिटी, बार ये प्रायोरिटी किसको देंगे इसके अंदर? सर कैन मेंटेनेंस भी है चार्ज वाला एक बार दोबारा बता दो। कौन सा वाला? इससे पहले वाला कैन मेंटेनेंस भी है चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज कब करेंगे? तो मेंटेनेंस चार्ज तो करते हैं माइनर के केस में और डिपेंडेंट के केस में। इसमें यह है कि कोई प्रॉपर्टी अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट होके उसके पास आ रही है तो उस प्रॉपर्टी को जो है हम फर्दर, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफर होके आ गई तो उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा जो भी डिपेंडेंट है उस मतलब हेलो फैमिली के, उसको। अब है डेप्ट है प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी बेसिस भी होता है डेप्ट? तो सेक्शन 26 कहता है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कि जो डेप्ट है उसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, मतलब उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे कृपाल सिंह वर्सेस बलवंत सिंह का जो केस था उसमें कोर्ट ने बताया कि सच डेप्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द सन विच इज नॉट, कि बेटे के ऊपर कुछ बाइंडिंग कंडीशंस हो सकती हैं मेंटेनेंस देने, जैसे इमोरल, illegal, opposed to public policy, agreed upon due to reckless borrowing of money for no reasonable ground for deliberate waste, यानी कि जो लेने वाला है मेंटेनेंस वो इमोरली डिमांड कर रहा है मेंटेनेंस की तो वो नहीं मिलेगा, इलीगली डिमांड कर रहा है मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो लीगली सेटिस्फाइड नहीं किए जा सकते या जस्टिफाई नहीं किया जा सकते,
ऐसे खर्चों के लिए मांग रहा है तो वही नहीं मिलेगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है कुछ तो भी नहीं मिलेगा। और रेकलेस बोरोविंग है, मतलब जो पैसे उड़ाने के लिए कोई मांग रहा है, मेंटेन जो पर्सन है जो डिपेंडेंट है वो पैसा उड़ाने के लिए मांग रहा है तो भी नहीं मिलेगा, मतलब उतना ही मिलेगा जितना उसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द राइट ऑफ मेंटेनेंस, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसका मेंटेनेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है इट बिकम द ऑब्लिगेशंस ऑफ द ट्रांसफर, कि जिसके पास भी प्रॉपर्टी जा रही है उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के साथ उसके ऑब्लिगेशंस भी ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने डिपेंडेंट को भी क्या करे, मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले रहा है, इस वजह से। सेक्शन 28 जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो क्या कहता है, जो भी ट्रांसफरी हैज टू मेंटेन द डिपेंडेंट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ही रिसीव्ड if he has notice of the right of their the transfer is gracious, मतलब एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले रहा है या जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फैमिली की, तो साथ साथ उसके पास राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉपर्टी के साथ साथ, और उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि जो डिपेंडेंट है उस प्रॉपर्टी में उन सबको वो मेंटेन करे। ठीक है। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है कंसीडर नोटिस वाज नॉट प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द मेंटेनेंस देन द ट्रांसफरी विल नॉट बी लायबल टू मेक एनी पेमेंट फॉर मेंटेनेंस। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसके साथ जो है ऑब्लिगेशंस का भी ट्रांसफर हो रहा है मेंटेनेंस का। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया अलग अलग तरीके से, कि विडो डॉटर इन लॉ जो होती है, विधवा बहू जो है वो क्या क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अपने फादर इन लॉ से। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर ये कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट होते हैं उनको कितनी मेंटेनेंस मिलती है, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1960 के अंदर। और क्या एक वाइफ अलग घर डिमांड कर सकती है अपने हस्बैंड से और अलग घर के साथ साथ मेंटेनेंस अमाउंट मांग सकती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर। ये जो 1916 लिख गया ये रॉन्ग है, 1956 है इस एक्ट का जो मेन है वो। तो एक वाइफ जो, पहली बात तो एक विधवा बहू जो होती है वो अपने ससुर से मांग सकती है मेंटेनेंस अगर उसको हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, हस्बैंड का कोई सोर्स ऑफ इनकम उसके पास है नहीं, और उसके पास अपनी भी कोई अर्निंग इनकम नहीं है, उसके बच्चे भी अभी छोटे हैं, माइनर्स हैं, तो वो अपने ससुर से जो है मेंटेनेंस ले सकती है। अब है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, वाइफ के मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन था, क्या वाइफ अलग रह के मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है अपने हस्बैंड से। तो यस, वाइफ अलग रह के अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है अगर हस्बैंड एडल्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हो, यानी कि दूसरी बीवी के साथ रह रहा हो, या उसने मिस्ट्रेस रख रखी हो घर में, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बना रहा हो, तो वाइफ अलग डिमांड कर सकती है सेपरेट रेजिडेंस की और साथ में मेंटेनेंस भी ले सकती है। या क्रुएलिटी, अत्याचार कर रहा हो, मार पिटाई कर रहा हो, तो भी वाइफ जो है अलग घर की डिमांड कर सकती है और साथ में मेंटेनेंस भी ले सकती है। अब इसका मेन आंसर जो है वो देख लेते हैं। अंडर द मॉडर्न हिंदू लॉ अ वाइफ स्टिल डिपेंड ऑन हर हस्बैंड टू सपोर्ट हर फाइनेंशियली। तो वाइफ आज भी जो हिंदू लॉ है उसके अंदर हस्बैंड के ऊपर डिपेंड बताई गई है फाइनेंशियल नीड्स के लिए। मोस्ट ऑफ सिस्टम लॉ रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ डायरेक्ट ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ प्रॉपरली। तो हस्बैंड की डायरेक्टली जिम्मेदारी बनती है कि मैरिज के बाद अपनी बीवी की जो पूरी जिम्मेदारी है उसको उठाए। अगर डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद भी हस्बैंड जो है वाइफ की जिम्मेदारी उठाएगा जब तक वाइफ अगली शादी नहीं कर लेती, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, रीमैरिज नहीं हो जाती, तब तक वो हस्बैंड जो है उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। व्हेन द वाइफ लिव्स विद हर हस्बैंड, जब वाइफ जो है हस्बैंड के साथ रह रही है तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है हस्बैंड से। व्हेन द वाइफ लिव सेपरेटली, जब वो अलग रह रही है तो भी मेंटेनेंस मांग सकती है। जब वाइफ अलग रह रही है, लेकिन ये कोर्ट के डिसीजन से अलग रह रही है, कोर्ट ने बोला है कि मैरिज अभी डिसॉल्व नहीं हुई है या डिसॉल्व होने का प्रोसेस चला है, लेकिन कोर्ट कह रही है कि उस टाइम के लिए अलग रह लो, या मैरिज तोड़ दी कोर्ट ने लेकिन अभी डिग्री इशू नहीं की, तब भी वो वाइफ जो है मेंटेनेंस मांग सकती है। और अगर डाइवोर्स भी हो गया तब भी मेंटेनेंस मांग सकती है जब तक दूसरी शादी ना कर ले। तो कब कब वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, तो सेक्शन 18(1) कहता है व्हेन द वाइफ लिव्स विद हर हस्बैंड, जब वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहती हो तब वो मेंटेनेंस मांग सकती है। तो पर्सनल ऑब्लिगेशन जो भी हैं वाइफ के, जो पर्सनल खर्चे हैं शादी के बाद, वो सारे खर्चे जो हैं हस्बैंड की जिम्मेदारी वाइफ के लिए पूरा करने के लिए।
तो husband obligation maintenance come to the end only when she leave him without any justifiable cause of his consent. अब when the wife lives separately from husband, कब wife अपने husband से अलग रह सकती है? तो अलग रह सकती है कब? जस्टिफेबल कॉज ऑफ एक्शन से जब वाइफ अलग रह सकती है। पहला है डिसर्शन, हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला जाए और वाइफ के पास आना बंद कर दे, और यहाँ पे विलफुली नेग्लेक्ट करे, जानबूझकर वाइफ से अलग रह रहा है, तो यहाँ पे वाइफ जो है अलग रहकर भी उससे जो है अपना मेंटेनेंस का अमाउंट क्लेम कर सकती है। इसका जो केस था, फेमस केस है कृष्णा बाई वर्सेस पूनम चंद। इसमें वाइफ रिफ्यूज कर देती है टू लिव विद हर हस्बैंड as she couldn't stand with his father's obstructive behavior. The court ruled that wife was unreasonable and she therefore did not receive any maintenance on the ground of desertion. यहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया, बोला कि जो हस्बैंड के फादर है ना, उनसे उसको बहुत चिढ़ है, पहले वो हस्बैंड अपने फादर से अलग हो जाए तब वो हस्बैंड के साथ रहेगी, और अलग रहते हुए उसने डिसर्जन का केस फाइल करके मेंटेनेंस मांग ली हस्बैंड से। तो कोर्ट ने बोला कि ये कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है अलग रहने का, इसलिए हम आपको मेंटेनेंस नहीं दे सकते। हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है वाइफ को मेंटेनेंस देने की, क्योंकि वाइफ बिना किसी वैलिड रीजन के अलग रह रही है, इस वजह से। क्रुएलिटी, अगर हम क्रुएलिटी की बात करें, जब भी हस्बैंड जो है क्रुएलिटी प्रैक्टिस कर रहा हो वाइफ के ऊपर, तो वाइफ अपनी जिंदगी के खतरे को समझते हुए अलग रह सकती है और मेंटेनेंस भी मांग सकती है। जैसे रोज शराब पी के लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मार पिटाई हो रही हो, रोज जो है हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली वाले वाइफ के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उसकी लाइफ के लिए खतरनाक है, तो वो अलग रहने की डिमांड कर सकती है। लेप्रोस्पे, जब कोई ऐसी बीमारी हो जाए हस्बैंड को जो वनरेबल डिसीज हो, जो छूने से साथ रहने से फैल सकती है, तो वाइफ सेपरेट मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अनदर वाइफ, जब हस्बैंड दूसरी बीवी लाके वाइफ के साथ रहना शुरू कर दे, मतलब दो बीवियों के साथ रहना है, तो फर्स्ट वाइफ जो है वो चली जाएगी और अलग मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, अलग रेजिडेंस प्लस मेंटेनेंस। कीपर क्यूक्यूबाइन, मतलब कभी कोई मिस्ट्रेस कोई रखेल लाके वो हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ रख दे हस्बैंड, और दोनों को एक ही घर में रख के एडल्ट्री प्रैक्टिस करने लगे, तो वाइफ अलग मेंटेनेंस अलग रेजिडेंस और मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। कन्वर्जन, जब वाइफ एंटाइल्ड टू मेंटेनेंस ऑफ हस्बैंड, जब हस्बैंड जो है अपने रिलीजन को चेंज कर ले, तो वाइफ उससे मेंटेनेंस मांग सकती है, उसके साथ भी नहीं रहेगी और मेंटेनेंस भी मांग लेगी, क्योंकि वो मुस्लिम के साथ नहीं रहना चाहेगी, उसने तो हिंदू से शादी की थी इसलिए। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जिसको जस्टिफिएबल रीजन कह सकते हैं, जहाँ पे वाइफ जो है अलग रहे, जैसे ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, या हस्बैंड जो है अननेचुरल सेक्स करता है, उस कंडीशन में भी वाइफ अलग रहकर मेंटेनेंस मांग सकती है। व्हेन इज द वाइफ इज नॉट एंटाइल्ड टू मेंटेनेंस, वाइफ को कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, तो वाइफ को जब मेंटेनेंस नहीं मिलेगी जब वो डाइवोर्स होने के बाद दूसरी शादी कर ले। मेंटेनेंस जब नहीं मिलेगी जब वो पहले से खुद ही कमा रही हो और अच्छी सैलरी हो, हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी कमा रही हो, तब नहीं मिलेगी। तीसरा, जब वाइफ जो है बिना किसी वैलिड रीज़न के हस्बैंड से अलग रहना शुरू कर दे, या जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड के पेरेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि जब तक पेरेंट्स साथ रहेंगे तो मैं साथ नहीं रहूँगी, तो उस ग्राउंड पर वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, क्या विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस मिलेगी? यस, मिल जाएगी। जो विधवा बहू है उसको जब मिलेगी जब हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी उसको ना मिली हो, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा ना मिला हो, उसके पास अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, और उसकी या उसके बच्चे इतने बड़े ना हो कि वो कमा सके, मतलब वो तो कमाते नहीं है, बच्चे भी ना कमाते, तब शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम द स्टेट। वो कब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी? जब उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिल रही होगी, जब उसके फादर मदर की कोई प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, या बच्चों की, बच्चे जो होंगे वो नौकरी करने वाले होंगे उसके, तब भी वो कोई मेंटेनेंस ले नहीं सकती। अगर विडो डॉटर इन लॉ दोबारा शादी कर ले तब भी वो मेंटेनेंस नहीं डिमांड कर सकती। अब अगला क्वेश्चन आ गया, नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? व्हाट आर देयर पावर्स? नेचुरल गार्जियन की पावर क्या होती है? और माइनर के केस के अंदर अगर हम अडॉप्टेड चाइल्ड की बात करें या माइनर की बात करें, तो नेचुरल गार्जियन का क्या रोल है? नेचुरल गार्जियन मतलब बायोलॉजिकल फादर, जो भगवान ने माता पिता बनाए हैं बच्चे के, जिसे हम डी फैक्टो गार्जियन भी कहते हैं। ये माइनर्स की प्रॉपर्टी के लिए और माइनर्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। हु कैन अपॉइंट टेस्टिमेटरी गार्जियन? अब जो नेचुरल गार्जियन होते हैं कई बार वसीयत के थ्रू
जो है गार्जियन अपॉइंट कर देते हैं बच्चों के, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेस्टिमेटरी गार्जियन की। तो गार्जियन जो है उसे हम कहते हैं हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार या कुरान के अनुसार भी इनको कहते हैं हम बायोलॉजिकल है कि नेचुरल फादर मदर जो बच्चे के होते हैं, जिनकी वजह से बच्चा जो है सृष्टि के अंदर जन्म लेता है। ठीक है, अब है डिफाइन द गार्जियन। तो गार्जियन की बात करें तो गार्जियन की डेफिनेशन जो है सेक्शन 4B में दी गई है, जिसमें बताया कि नेचुरल गार्जियन जो है अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर्स, अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट। गार्जियन फादर एक तो वो है ही मदर फादर जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट कर देती है तो वो भी नेचुरल गार्जियन होता है, या नेचुरल गार्जियन ही किसी और को गार्जियन अपॉइंट कर दे, यानी कि बच्चा किसी और की कस्टडी में सौंप दे पढ़ने के लिए रहने के लिए किसी और वजह से, तो भी वो नेचुरल गार्जियन ही कहलाता है बच्चे का। ठीक है, अब डी फैक्टो गार्जियन और एडॉक गार्जियन क्या है। तो सेक्शन 4A जो कहता है डिफाइन अ माइनर एज अ पर्सन हु हैज कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर। तो माइनर वो व्यक्ति है जिसने अभी कंप्लीट नहीं की है एज 18 ईयर की, जो 18 साल का नहीं हुआ है। तो माइनर को कंसिडर कर सकते हैं हम फिजिकली और इंटेलेक्चुअली, यानी कि ये माइनर है, इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है अभी। अब है काइंड्स ऑफ पावर ऑफ गार्जियन। तो गार्जियन की पावर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग गार्जियन के अलग अलग पावर्स है। पहला है नेचुरल गार्जियन। तो नेचुरल गार्जियन में वो लोग आते हैं जो बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और ब्लड रिलेशन में, जिनका खून का रिश्ता है बच्चे से, वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। जैसे फर्स्ट मदर, सेकंड मदर फादर, और सेकंड मदर फादर के बाद जो और जो ब्लड रिलेशन में जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। इन केस ऑफ मैरिड गर्ल, अगर हम शादीशुदा लड़की की बात करें तो उसका जो नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड है, हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन। इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, अगर नाजायज बच्चे की बात करें तो उसकी मदर उसके नेचुरल गार्जियन है, उसके बाद उसके फादर उसके नेचुरल गार्जियन है। ये हमारे नेचुरल गार्जियन हो गए जो प्राकृतिक माँ बाप होते हैं। अब पावर्स क्या है नेचुरल गार्जियन के पास। तो नेचुरल गार्जियन के पास पावर्स क्या क्या है, नेसेसरी एक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए कोई भी नेसेसरी एक्ट करना, मतलब कोई जैसे उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उसकी एजुकेशन फैसिलिटीज़, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी जो है नेचुरल गार्जियन की। रीजनेबल एंड प्रॉपर एक्ट, बच्चे के लिए उचित तरह के व्यवसाय प्रबंध करना, रीजनेबल एक्ट करना, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक्शंस लेना, या उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, जो बच्चे की प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करना। जैसे कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई पूर्वजों की जायदाद है जो बच्चे तक ट्रांसफर होकर आनी है, लेकिन जब तक बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, पेरेंट्स की है उस जायदाद को ध्यान रखने की। जैसे दादा ने कोई संपत्ति बच्चे के नाम कर दी तो वो संपत्ति बच्चे के पास कब आएगी, जब वो मेजर हो जाएगा, तब तक उसके नेचुरल गार्जियन की जिम्मेदारी है उसको ध्यान रखने की। रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट ऑफ माइनर स्टेट, माइनर की कोई भी स्टेट्स है, मतलब कोई भी जायदाद है, संपत्ति है, कोई पैसा है, कोई कैश है जो उसको कहीं से भी मिला है, तो उस सबको कंसीडर करना, ट्रांसफर करना, ध्यान रखना, ये सब जिम्मेदारी नेचुरल गार्जियन की। पर्सनल कन्वेनियंस, मतलब बच्चे की जो पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको भी क्लेम करना या उसको प्रोटेक्शन देना, ये सब जिम्मेदारी नेचुरल गार्जियन की। अगर कोई बच्चे का क्रेडिटर है, कोई लाइबिलिटीज़ है, तो क्रेडिटर और लाइबिलिटीज़ को भी टाइम बाउंड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना। जैसे बच्चे की स्टेट के साथ साथ बच्चे की लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, उन जिम्मेदारियों को भी नेचुरल गार्जियन ही पूरा करते हैं। अब टेस्टामेंट्री गार्जियन, जो वसीयत के थ्रू जो गार्जियन बनते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो नेचुरल गार्जियन होते हैं उन्होंने मरते हुए क्या कर दी, वसीयत कर दी कि हमारे मरने के बाद जो हमारा बच्चा है वो इनकी कस्टडी में रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो उसके चाचा की कस्टडी में, उसके मौसा की कस्टडी में, या किसी XYZ अदर पर्सन की कस्टडी में रहेगा, तो उसे टेस्टेमेटरी गार्जियन कहते हैं। अब टेस्टेमेटरी गार्जियन के पास क्या पावर्स होती हैं, जो पावर नेचुरल गार्जियन के पास होती है वो सारी पावर टेस्टेमेटरी गार्जियन के पास भी ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करना, बच्चे की एजुकेशन फैसिलिटीज़, उनके जो खाने पीने की, पहनने की, क्लोथिंग, मेडिकल, ये सब सुरक्षा की जिम्मेदारी नेचुरल गार्जियन की होती है, वो बाद में टेस्टिमेटरी गार्जियन की हो जाती है। टेस्टिमेटरी गार्जियन के बाद अगला गार्जियन आता है लीगल गार्जियन। मान लो किसी बच्चे के माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, जैसे कोविड आया था, कोविड में मान लो माँ बाप दोनों की डेथ हो गई और कोई रिलेटिव है नहीं, उसके बाद कोर्ट क्या करती है, उनके लिए एक लीगल गार्जियन अपॉइंट कर देती है जो उसकी प्रॉपर्टी की भी देखभाल करता है बच्चे की,
और बच्चे की भी देखभाल करता है। और इस लीगल गार्जियन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो नेचुरल गार्जियन की तरह ही होती हैं। और सेम जो इसके पास पावर्स होती हैं वो कोर्ट के थ्रू आती है। लेकिन इसके पास स्पेशल चीज़ ये होती है कि किसी भी इसकी प्रॉपर्टी को ये सेल नहीं कर सकता, उसकी मतलब बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसको सेल नहीं कर सकता, उसको कहीं गिरवी नहीं रख सकता, मॉर्टगेज नहीं कर सकता, या कुछ और नहीं, ताकि प्रॉपर्टी खराब ना हो। अब है डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन होते हैं जो लीगल गार्जियन भी नहीं है लेकिन सम नियरर रिलेशंस में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मम्मी पापा की डेथ हो जाए तो उसके जो बच्चे के अदर नियरर रिलेटिव होते हैं जैसे नाना, दादा, मामा, चाचा, ये लोग उसके डी फैक्टो गार्जियन होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है आगे उसकी लॉफुल अथॉरिटी लेना बच्चे की, उसकी और उसके प्रॉपर्टी की ध्यान रखना और सारे मेजर डिसीजन उसके बिहाफ पर लेना। इनके पास सेम पावर्स होती हैं जो नेचुरल गार्जियन के पास होती है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर कि ये बच्चे के प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते और ऐसा कोई डिसीजन ले सकते जिससे प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। अब है एडहॉक गार्जियन। डी फैक्टो के बाद एडहॉक गार्जियन। एडहॉक मीन्स टेम्पररी गार्जियन, कुछ समय के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट हो जाए। जैसे बच्चा जो है 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गया है तो उस समय उसके पेरेंट्स ने उसकी जो जिम्मेदारी उसकी मासी को दे दी, इसके मामा को दे दी जो वहाँ रहते थे, तो ये एडहॉक गार्जियन होते हैं जिसे टेम्पररी गार्जियन कहते हैं। ये बच्चे के लिए टेम्पररी डिसीजंस लेते हैं, ये मेजर डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ टेम्पररी डिसीजन लेते हैं उस टाइम पीरियड के लिए जो जरूरी है। अब है गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट कोई भी गार्जियन अपॉइंट करती है तो वो गार्जियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या पावर्स है उसके पास। तो कोर्ट कब गार्जियन अपॉइंट करती है? हायर कोर्ट ऑल्सो हैव इनहेरिट जुरिडिक्शन ऑफ अपॉइंट द गार्जियन बट दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड स्प्रैंगली। द हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट सप्लीमेंट टू नॉट टू derogations of the guardian of the ward act under the guardian jurisdiction is confirmed by the district court। यानी कि ये कहता है कि जब भी नेचुरल गार्जियन ना हो, कोई अदर क्लोज रिलेटिव ना हो इस तरह का बच्चे का, तो बच्चे के वेलफेयर के लिए कोर्ट एक अपॉइंट कर सकती है उसके लिए लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन जब तक उसका गार्जियन रहेगा तब तक बच्चा जो है मेजोरिटी की एज को अटेंड नहीं कर लेता। ठीक है, यहाँ पर जो लीगल गार्जियन है उसकी सारी जिम्मेदारी रहेंगे जो कोर्ट डिसाइड करेगा। इवन बच्चे के वेलफेयर के लिए अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो कोर्ट की परमिशन के बिना वो लेगा नहीं, सबसे पहले उसको कोर्ट से परमिट कराना पड़ेगा, अलाउ कराना पड़ेगा। तो ये पूरा असाइनमेंट मैंने आपका कंप्लीट करा दिया, दोनों असाइनमेंट कंप्लीट हो गए अब आपके। अब आप सर वो इसको अच्छी तरह नोशल से पार्टीशन एक वाला बार करा देते सर। दोबारा से कर लो, ठीक है। तो मैं वेट इसको दोबारा से अब आप पढ़ोगे और पढ़कर मुझे बताओगे क्या क्या आपको समझ में आया। अगर कोई वैसे तब आ ही गया होगा आपको, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है सर, ये नोशल पार्टीशन वाला करा देते सर। नोशनल पार्टीशन में यह है कि फीमेल्स को पूर्वजों की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मिताक्षरा लॉ ये कहता है कि जो लड़की होती है उसका कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर माँ बाप की। क्यों? क्योंकि वो और जो रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, जैसे डाउरी है, बच्चा होगा तो उस समय पर जो सो खर्चा पैसा दिया जाएगा वो सब टाइम टू टाइम दिया जाएगा, इसलिए सर कोई डायरेक्टली प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। जो पहले से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हिंदू लोग वही सेम है नोशनल पार्टीशन। इसमें अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ प्रॉपर्टी बांटी जाती है और केवल मेल मेंबर में प्रॉपर्टी बढ़ती है, लेकिन फीमेल्स का ऑब्लिगेशन से विधवा हो गई तो फिर अपने भाई की जिम्मेदारी है, भाई उसकी मेंटेनेंस देगा। अगर शादी हो गई तो शादी के टाइम पे जो खर्चा होगा, जो डाउरी दी जाएगी, दहेज दिया जाएगा, गहने जेवर वगैरह वो सब। बच्चा होगा तो बच्चे के टाइम पे जो छूचक या फिर जो भी कहते हैं वो सब जो खर्चा दिया जाएगा वो कौन देगा? मेल मेंबर देंगे प्रॉपर्टी। उसे नोशनल पार्टीशन कहते हैं जहाँ पे फीमेल के पास कोई ज़्यादा राइट्स है नहीं, मतलब फीमेल जो है डायरेक्टली प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा लेती नहीं है, उसे हम नोशनल पार्टीशन कह देते हैं। ओके सर। ठीक है, और कुछ सर बताइए और एक बार वो सक्सेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हायर्स बता देते एक बार। वो तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, क्लास 3 हायर, क्लास 4 हायर, एग्नेट, कॉग्नेट, सर उसके अंदर वो के याद सब नहीं हो आते रहे। हैं। सर वो पूरे सारे हायर्स याद करने पड़ेंगे? वैसे उसको छोड़ दो तो अच्छा है, वैसे सारे याद करने पड़ते हैं तो याद ही नहीं हो रहे, वो तो दिमाग खराब कर रहे तो हैं। छोड़ दो उसको, ज़्यादा उसके चक्कर में वो होंगे भी नहीं, वो बहुत सारे हैं ना, वो तो एक दो थोड़ी ना, इसलिए। सर आपने ये क्लास रिकॉर्ड करी है ना? हाँ मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, मैं आपको कुछ पेपर दिखा देता हूँ जरा प्रीवियस ईयर।
ताकि आपको एक बार और आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपको करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका 2022 का पेपर है पहले। ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे। ये आपका 2022 का पेपर है जो आया था 2022 में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सेक्शन ए का वर्ल्ड और वर्ल्डेबल मैरिज। तो ये आप आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे पूछते रहना। मैं फटाफट ये कहता जाऊँगा कि ये आपको आता है, लेकिन जो ना आता वो बोल देना। विच पर्सन मे बी टेकन इन अडॉप्शन, कौन व्यक्ति अडॉप्शन में बच्चे को ले सकता है। तो इसके लिए सेक्शन 7 वाली जिम्मेदारी मेल की, सेक्शन 8 वाली फीमेल की, और बस दो ही था ना, मेल और फीमेल अडॉप्शन, और तो तीसरा बंदा तो कोई होता ही नहीं जो अडॉप्ट करेगा। तो 9 सेक्शन वाली 7 और देने 8 वाली। 9 वाली तो देने की है ना, लेकिन लेने की बात हो की रही जी है। सर। ओके सर। अगला, कैन अ विडो डॉटर इन लॉ क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। डी जूरे गार्जियन और गार्जियन एट लेंटम। अब ये जो डी जूरे गार्जियन है ना, ये कोर्ट के थ्रू अपॉइंट करते हैं गार्जियन, ये मैंने आपको बताया है। और ये जो है गार्जियन एट लिंटन, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, नेचुरल गार्जियन होते हैं, वो संपत्ति मतलब टेस्टिमेटरी वसीयत के थ्रू गार्जियन अपॉइंट करते हैं। इनको लिख देना। फिर है सपिंडा रिलेशन, ये तो आप लिख ही लोगे सपिंडा। अब है छठा क्वेश्चन, कमेंट ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल अंडर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब एक फीमेल का प्रॉपर्टी में क्या उत्तराधिकार है ये बताना है आपको। धारा 14 के अंदर जो है फीमेल को राइट मिलता है प्रॉपर्टी में कि नहीं मिलता है वो बताना। तो 2005 के बाद हमारा हिंदू एक्ट में चेंज आ गया, अब फीमेल को राइट्स मिलता है, तो इसमें मिलने का बताना। वैसे सेक्शन 14 अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन 1956, तो ये कहता है फीमेल को राइट नहीं मिलता है प्रॉपर्टी के अंदर। पहले आप यही लिखना कि फीमेल का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड से, मेल मेंबर से, बिफोर मैरिज फादर से, आफ्टर मैरिज हस्बैंड से। विडो हो जाए तो अपने विडो फादर इन लॉ से, नहीं है तो अपने ब्रदर जो भी है मेल मेंबर जो है उनसे कर सकती है क्लेम। सातवां क्वेश्चन जो है, इफ हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट और ओनली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो सैक्रामेंट या सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं हमारी मैरिज। डिस्कस करना है केस लॉ, तो कोई भी केस लॉ अगर आपको पता हो तो लिख देना। हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस को और उसके ग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है, ध्यान रखना। लेकिन हमने जो पढ़े हैं वो वाइफ के ही पढ़े हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वाइफ ही क्लेम करती है, इसलिए वाइफ के बता दिए मैंने आपको। अब किस किस कंडीशन में वाइफ के ग्राउंड्स क्या क्या है। जब हस्बैंड क्रुएलिटी प्रैक्टिस कर रहा हो, एडल्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हो, डिसर्शन कर रहा हो, ठीक है, ये सब ग्राउंड है। इसके अलावा और भी ग्राउंड है जिसपे वाइफ मांग सकती है। जब वो क्यूक्यूबाइन यानी कि मिस्ट्रेस को घर ले आए, रखेल को घर पे ला के बीवी के साथ रखने की कोशिश कर रहा हो, तब वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। इसके अलावा वनरेबल डिसीजेज, ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो जाए हस्बैंड को, तो भी क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what are rules under of the succession of the property of the female Hindu dying in state according to the Hindu Succession Act। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, क्लास 3 हायर वाला है। जब एक हिंदू विधवा बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले क्लास 1 हायर, फिर क्लास 2 हायर, फिर क्लास 3 हायर, फिर कॉग्नेट, एग्नेट, ये सब इसका बंटवारा है प्रॉपर्टी का। फिर क्वेश्चन नंबर 10, नेम द क्लासेस ऑफ गार्जियन डिफाइंड इन द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो हिंदू माइनॉरिटी में गार्जियन कौन कौन से है। तो जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपका नेचुरल गार्जियन, टेस्टिमेटरी गार्जियन, ठीक है, एडहॉक गार्जियन, डिफेक्टो गार्जियन, ये सब गार्जियन अभी कराया है ना, ये सारे गार्जियन आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ये याद करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्जियन का आ जाता है। देखो आपके पास यहाँ पे कितने एक्ट हैं। पहला हिंदू मैरिज एक्ट,
1956। दूसरा एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और तीसरा कौन सा था? ये माइनर गार्जियनशिप एक्ट कौन सा था? गार्जियनशिप एक्ट। ये आपके टोटल 4 एक्ट हैं। तो चारों एक्टों में से एक क्वेश्चन तो आपको करके जाना ही है। जुडिशियल ग्राउंड जो है आपके सेपरेशन के, वो कर लेना। वाइफ के पास तलाक लेने के कौन कौन से ग्राउंड है। मेंटेनेंस वाला जरूर कर लेना, वाइफ का मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, ये तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। और एक हिंदू मैरिज कब एक मतलब वैलिड मैरिज बन जाती है, उसमें कौन कौन से रिचुअल वगैरह परफॉर्म होते हैं। ये एक मैडम वो जो गार्जियन वाला क्वेश्चन है, एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट वाला जो है, उसमें सेक्शन 7, 8 और 9, जिसमें फीमेल कब अडॉप्ट कर सकती है, मेल किस किस कंडीशन में अडॉप्ट कर सकता है, और कब वो अडॉप्शन में दे सकता है बच्चा, सेक्शन 9। ये तीनों कर लेना। ठीक है, ये एक ही में आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका नेचुरल गार्जियन। ये जो टाइप्स ऑफ गार्जियन है, कितने तरह के गार्जियन है, ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कैन हिंदू क्लेम अ मेंटेनेंस एंड सेपरेट रेजिडेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। मेंटेनेंस वाले दोनों क्वेश्चन देखो इसमें आ गए। एक ये आ गया कि कब एक हिंदू जो है, हिंदू वाइफ जो है, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और अलग घर की मांग कर सकती है अपने हस्बैंड से। जब हस्बैंड क्रुएलिटी प्रैक्टिस कर रहा हो, जब हस्बैंड एडल्टरी प्रैक्टिस कर रहा हो, जब डिसर्शन हो जाए, वाइफ को अलग रहने के लिए मजबूर कर दे हस्बैंड, तब वो सेपरेट रेजिडेंस की मांग कर सकते हैं। इवन जो अगर ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाए हस्बैंड को, कोई छूत का रोग हो जाए जो छूने से साथ रहने से फैल सकता है, तब भी वो अलग रह के मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के क्या सोर्सेज हैं? तो ये जो हमने किया था, श्रुति, स्मृति, ये सब, डाइजेस्ट, ये सब हमने किया था वो। अब हु आर द क्लास 1 हायर। क्लास 1 हायर में कौन कौन आते हैं, तो सारे नाम लिखने पड़ेंगे जितने भी क्लास 1 के नाम है। और हाउ डू दे इनहेरिट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की कैसे इनहेरिट करते हैं। तो क्लास 1 हायर में सबसे पहले जैसे राइट होता है हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड, फिर उसके बाद सन डॉटर, ऐसे सब बढ़ता चला जाता है ना, आगे आगे बढ़ता है। पहले हस्बैंड के पूरे रिलेशंस को पूरा करता है, फिर वाइफ की तरफ चला जाता है, वाइफ के माँ बाप, वाइफ के भाई, वाइफ की बहनें, इस तरह से अलग अलग चलता है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर मान लो यही पेपर आपको एग्जाम में आ जाता है तो सेक्शन ए तो आप पूरा ही करेंगे अटेम्प्ट। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी है, तो ये आप कर लेंगे अटेम्प्ट। और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है या सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कर लेंगे। या फिर ये मेंटेनेंस वाला कर लेंगे। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको आते हैं इसके अंदर। तो अब सेक्शन सी में अगर हम बात करें, तो जैसे इस बच्चे ने निशान लगाया कि रूल्स ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल, अगर बिना वसीयत के मर जाती तो ये तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि तीनों हायर आपको याद नहीं होंगे इसके अंदर। लेकिन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में आएगा नेम द क्लास ऑफ द गार्जियन। गार्जियन कितनी तरह के हैं, तो ये कर लेंगे आप, आराम से हो जाएगा आपसे अटेंड। और सरकमटेंसेस हिंदू वाइफ कैन मेंटेनेंस, ये भी हो जाएगा आपसे आराम से अटेंड। सोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्लास 1 हायर्स जो है, अगर ये मान लो फंस जाए क्वेश्चन, तो दोनों जो है इसी तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें जो मैक्सिमम आपको आता होगा वो अटेम्प्ट कर लेना, नहीं तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे ही अटेम्प्ट कर लेना। अब हम 2021 का पेपर देख लेते हैं एक बार। ये हमारा आ गया 2021 का पेपर। ये हमारा 2021 का पेपर है। इसमें पहला आया एग्नेट और कॉग्नेट। ठीक है, एग्नेट और कॉग्नेट तो आपको पता ही है। एग्नेट कौन होते हैं, जो हस्बैंड के साइड के रिलेशंस में होते हैं। और कॉग्नेट कौन होते हैं, जो वाइफ की तरफ से होते हैं, हाफ ब्लड यूट्रीन ब्लड में जो रिलेशंस में होते हैं वो। वुमन एस्टेट, जो औरत की संपत्ति है वो कैसे बंटवारा होगा, अगर वो बिना वसीयत करे कोई औरत की डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति कैसे बंटवारा होगी। सबसे पहले जाएगी हस्बैंड को, हस्बैंड के बच्चों को, मतलब वाइफ के बच्चों, वुमेन्स के बच्चों को, उनको जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई नहीं बचता तो फिर उसके फादर को, फिर उसके फादर ब्रदर को, वुमेन के, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। एक बच्चा जो वॉइड मैरिज, शून्य मैरिज से पैदा होता है, या वॉइडेबल जो बाद में शादी शून्य हो जाती है उससे पैदा होता है, उसके नाजायजता, उसकी जायजता पे आप क्या कहेंगे कि वो बच्चा जायज़ है या नाजायज़ है। तो जो वॉइड मैरिज से पैदा होता है वो तो नाजायज़ हो जाता है क्योंकि शून्य मैरिज से पैदा हो रहा है। लेकिन जो वॉइडेबल से पैदा हो रहा है, अगर शादी वॉइडेबल होने से पहले पैदा हो रहा है तो लेजिटिमेट होगा,
शादी वॉइडेबल होने के बाद पैदा हो रहा है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा। मेंटेनेंस प्रीडेंटाइल प्रीडेंटाइल्ड एंड परमानेंट एलिमनी, एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से कब जो है मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है जो परमानेंट एलिमनी हो, मतलब स्थायी, ये हिंदी में देखनी है, निर्वाहिका है सर या वाद पूछण है। सर आपने ना नोट्स लिख रखा वाइड मैरिज में जो बच्चा पैदा होता है वो लेजिमेट होता है, अभी आप कहते हैं लेजिमेट होता है। वर्ड में हाँ जी, ये डिफरेंस लिखवाया रखा ना आपने, क्वेश्चन नंबर 6 जो उसमें आपने वाइड लेजिमेट लिखवा रखा वाइड में। तो फिर लेजिटिमेट ही होगा, लेजिटिमेट होगा, जो लिखवा रखा है वो सही है। अब है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगनल राइट। कॉन्जिगनल राइट वाला क्वेश्चन जो है ये आपको बी में भी आ सकता है, सी भी सेक्शन में आ सकता है। कॉन्जिगनल राइट जो है ये वाइफ के जो अधिकार है वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है, वो उसके कॉन्जिगनल राइट है, सर्वाइवल के लिए जरूरी चीज़ है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, ठीक है, और मेंटेनेंस है उसकी, कोई और उसका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो जरूरी है वो। हु आर नेचुरल गार्जियन, नेचुरल सर गार्जियन इसको 20 मार्क्स में कैसे लिखेंगे कंज्यूमर राइट्स? इसमें मेंटेनेंस को जोड़ देना ना, वैसे आप इसका आंसर वहां देख लेना, यूनिट 5 के असाइनमेंट में है कंज्यूमर राइट। हु आर नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन कौन है, उनकी पावर क्या है, तो ये आप बता देना नेचुरल गार्जियन कौन है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल गार्जियन होते हैं। विच पर्सन आर कैपेबल टू गिव अ चाइल्ड इन एडॉप्शन, कौन व्यक्ति जो है वो कैपेबल है एक बच्चे को गोद देने के लिए, तो सेक्शन 9 में जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो कंडीशंस आप इसके अंदर लिखना। ये हो गया 6, 7, 8। डिफाइन द कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, कस्टम को हिंदू लॉ का सोर्स कैसे कह सकते हैं, इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या है, उसको इलिस्ट्रेशन के साथ समझाना है, मतलब कुछ इलिस्ट्रेशन देनी है इसको, ठीक है। ये हो गए सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन। अब आ गया सेक्शन सी। हु आर क्लास 1 हायर्स अंडर द हिंदू सक्सेशन है, क्लास 1 हायर्स कौन है, यानी कि क्लास 1 हायर बार बार पूछ रहे हैं, तो क्लास 1 हायर के एटलीस्ट सारे नाम याद कर लेना, कोशिश करना, तो रिलेट करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लास 1 हायर, फिर क्लास 2 हायर्स के भी सारे नाम याद कर लेना, क्लास 1 और 2 के तो कर ही लेना, ये कई बार पूछ भी रहा है बार बार। हाउ डू दे इनहेरिट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट करते हैं, क्लास 1 हायर। डिस्कस करना है लाइबिलिटी ऑफ हिंदू टू मेंटेन हिज माइनर चिल्ड्रन, एक हिंदू की क्या लाइबिलिटी है अपने माइनर चिल्ड्रन को और एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स को, ये मैंने अभी असाइनमेंट में आपको कवर कर ही दी है कि कैसे एक हिंदू जो है अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे बच्चों की देखभाल करता है। व्हेन कैन अ हिंदू वाइफ लिव सेपरेटली, कब हिंदू वाइफ जो अलग रहकर भी डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस की अपने हस्बैंड से, ये हमने पिछली बार भी पढ़ लिया, ये दोनों क्वेश्चन दोनों बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये भी कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। किस ग्राउंड पे हिंदू मैरिज जो है डिसॉल्व हो सकती है, बाय अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स के जुडिशियल ग्राउंड क्या है, डिग्री बोला है तो जुडिशियल ग्राउंड हो गए, तो जुडिशियल ग्राउंड बता देना क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अलग अलग स्कूल कौन कौन से, तो इसमें मिताक्षरा और दया भागा, ये दोनों स्कूल को डिफाइन करना। और भी स्कूल हैं पर आप मिताक्षरा दया भागा को भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ये पेपर हो गया आपका 2021 का, तो 22 हो गया, 21 हो गया, अब एक बार 20 देख लेते हैं। व्हाट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या है। डी जूरे गार्जियन कौन होते हैं, गार्जियन अल अल्डेटरम, ये अभी आया था ना, डी जूरे यानी कि विधिक संरक्षण जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है, और ऐसे जिनको वसीयत के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज सप्तपदी, सप्तपदी मतलब 7 फेरे, 7 फेरे की क्या परंपरा है शादी में वो बताना है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिताक्षरा दया भागा, मिताक्षरा दया भागा में क्या अंतर है, एक्सप्लेन करना है। टेस्टिमेटरी सक्सेशन, वसीयत के थ्रू जो सक्सेशन होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में डिफाइन करना है आपको। ज़्यादा जो जोर देना ना वो हिंदू गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इनके ऊपर देना, इनके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। हिंदू मैरिज एक्ट में तो 4-5 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इनके अंदर 2-3 तरह के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रेमेडी
ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगनल राइट एंड इज डिफरेंस। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगनल राइट क्या होता है, यानी कि किस आधार पर जो दाम्पत्य अधिकार है उनकी पुनर्स्थापना के लिए उपचार किए जा सकते हैं, मतलब उसको बचाया जा सकता है, जुडिशियल सेपरेशन होने से रोका जा सकता है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगनल राइट में यही है कि जो वाइफ है उसके पास क्या रेमेडी है, हस्बैंड के पास क्या रेमेडीज है। When can a widow daughter-in-law claim maintenance from her father-in-law? कब एक विधवा बहू जो है अपने ससुर से जो है अपना मेंटेनेंस मांग सकती है। हिंदू लॉ इज नॉट अ लेक्स लॉ की बट अ लॉ ऑफ स्टेटस। अब ये जो लेक्स लॉ की वर्ड है इसका मतलब ये लोकल लॉ नहीं है, ये ऐसा लॉ नहीं है जो लोकली अप्लाई होता है, ये हर हिंदू के ऊपर अप्लाई होगा। मतलब कोई हिंदू अगर मान लो अमेरिका में रह रहा है उसके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है, सभी हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होता है चाहे वो कहीं भी रहते हैं। मान लो कोई अमेरिकन हिंदू है, वो इंडिया आता है, इंडिया के अंदर किसी एक्ट के अंदर उसको कार्रवाई चल जाती है, तो यहाँ पर जो हिंदू लॉ है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। वो अमेरिकन रेजिडेंस है फिर भी, लेकिन वो हिंदू है तो पर्सनल लॉ लग जाएगा उसके ऊपर। ऐसे कोई मुस्लिम है तो उसके ऊपर मुस्लिम लॉ लग जाएगा, चाहे वो मुस्लिम है और बाहर का क्यों ना है तो भी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, हु आर नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, हिंदू माइनर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के ऑर्डर में बताना है। तो पहले तो फादर मदर ही होते हैं नेचुरल गार्जियन, उसके बाद फादर के रिलेशंस में, उसके बाद मदर के रिलेशंस में नेचुरल गार्जियन आगे बढ़ते चले जाते हैं। हु इज द नेचुरल गार्जियन ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड। एक गोद लिए हुए बच्चे का नेचुरल गार्जियन कौन है, तो उसके जो फादर, जैसे नेचुरल गार्जियन तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए, लेकिन अडॉप्टेड पेरेंट जो है वो गोद लिए हुए बच्चे के नेचुरल गार्जियन होते हैं जो उसको अडॉप्ट ले रहे हैं। व्हाट आर देयर पावर्स, पावर्स क्या है, जो नेचुरल गार्जियन की पावर्स है वही अडॉप्टेड पेरेंट्स की पावर्स है। डिस्कस द रिलेवेंट लॉ, रिलेवेंट लॉ को डिस्कस करना है। नेम द डिफरेंट रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में डिफरेंट रेमेडीज क्या है जो डिसॉल्व करती है मैरिज को, जो शादी को डिसॉल्व करती है। स्टेट द ग्राउंड ऑन विच आइदर पार्टी में ऑब्टेन डाइवोर्स, डिस्कस इन ब्रीफ। कौन से ऐसे ग्राउंड है जब दोनों पार्टी जो है डाइवोर्स ले सकते हैं, तो ये जुडिशियल ग्राउंड जो है, क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा हुआ है जुडिशियल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, वो आएगा इसके अंदर। एक्सप्लेन द रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। एक अडॉप्शन का वैलिड होता है। अ हिंदू विडो वांट टू अडॉप्ट द सन। एक हिंदू विधवा जो है बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है ऑन द ग्राउंड दैट हर ओनली सन वाज रीअनाउंस द वर्ल्ड टू बिकम अ सन्यासी, कि उसका इकलौता बेटा जो है वो संसार को छोड़ के चला गया, सन्यासी बन गया। तो वैलिडिटी बताइए, क्या वो अडॉप्ट कर सकती है, तो ये वो अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि विधवा को तो किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको उसका तो कोई हस्बैंड नहीं है जिसको परमिशन, और बच्चे से परमिशन लेने का तो रूल है ही नहीं, हस्बैंड वाइफ की परमिशन चाहिए बस। अब है व्हाट मैरिज आर द वर्ड मैरिज। तो कौन सी जो मैरिजेज होती हैं वो वर्ड मैरिज होती हैं, तो शून्य मैरिज बतानी है आपको इसके अंदर, और डिफरेंस करना है वर्ड और वर्डेबल मैरिज, और डिस्कस करना है लेजिटिमिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्ड एंड वर्डेबल मैरिज। तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जायजता, नाजायज या जायजता कैसे नापी जाती है, वर्ड और वर्डेबल मैरिज के बेस पर। व्हाट आर जर्नल प्रोविजन। जर्नल प्रोविजन क्या है सक्सेशन के, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो बताए गए वो। तो ये ऑलमोस्ट जो है सभी तरह के क्वेश्चंस आपके तो कवर है ही। इन असाइनमेंट को थोड़ा ध्यान से कर लोगे तो आपके सब तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 2019 तक ही वैसे पेपर करते हैं, क्योंकि 2019 के बाद जो है वो ओल्ड कोर्स है, यहाँ पे 2019 में ही सिलेबस चेंज हुआ था हमारा। एक्सप्लेन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। आपसी सहमति से कब डाइवोर्स हो सकता है। एक्सप्लेन दया भागा स्कूल ऑफ लॉ। दया भागा और मिताक्षरता को पढ़ ही लेना चाहिए। व्हाट इज सपिंडा, सपिंड रिलेशनशिप अंडर हिंदू मैरिज। व्हाट इज मेंटेनेंस, डिस्कस करना है बिटवीन द हाफ ब्लड एंड फुल ब्लड। हाफ ब्लड और फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है, यूट्रीन ब्लड क्या है। डिफाइन द वैलिडिटी विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ एडॉप्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड बाय 20 years अनमैरिड मेल एंड अ विडो। यहाँ पे कह रहा है कि वैलिडिटी विद द रिलेवेंट प्रोविजन, प्रोविजंस क्या है, एडॉप्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, एक लड़की को कोर्ट लेना चाहते हैं बाय 20 year अनमैरिड मेल और एंड अ विडो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है वो 20 साल का है और एक लड़की को वोट लेना चाहता है,
तो क्या वो गोद ले सकता है? दूसरा, एक विधवा लड़की को गोद लेना चाहती है तो वह गोद ले सकती है। तो एक लड़का जो अनमैरिड है वो लड़की को गोद नहीं ले सकता, ऐसा लॉ है। लॉ उसको अलाउ नहीं करता लड़की को गोद लेने के लिए, जब तक वो शादीशुदा नहीं है तब तक। लेकिन एक विडो जो है वो गोद ले सकती है, उसको किसी की कंसर्न की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड है नहीं, इस वजह से। डिस्कस द डिसर्शन एज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, मतलब ये लड़के के लिए नहीं लड़की के लिए भी है कि आइदर सेक्स जो है उसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते अगर आपने शादी नहीं की तो, बिना शादी के नहीं कर सकते। हाँ, सेम सेक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिस्कस डिसर्जन एज द ग्राउंड ऑन डाइवोर्स, डाइवोर्स के बेस पर डिसर्जन को डिस्कस करना है। कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन क्या है? डिसर्शन तो मैंने आपको बताया थी, जब 2 साल तक हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं बिना किसी वैलिड रीजन के, लेकिन वाइफ या हस्बैंड मर्जी से, मतलब एक की मर्जी से दूसरा अलग रह रहा है। What are general rules of succession to the property of a Hindu female dying instead? एक हिंदू फीमेल मर जाती है बिना किसके, बिना वसीयत छोड़े, तो उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हिंदू लॉ जो है वो स्मृतिज आर एक्सपाउंडेड इन द संस्कृत कमेंट्रीज एंड द डाइजेस्ट विच हैज नाउ मॉडिफाइड द सप्लीमेंटेड बाय कस्टम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कोर्ट। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ लिखने हैं आपको सारे, स्मृति, श्रुतिज और डाइजेस्टरी कमेंट्रीज, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये सभी के बारे में पूछ रहा है आपसे। What are the ideal conceptions of Hindu marriage? Whether the Hindu marriage is sacrament or a contract? हिंदू मैरिज सैक्रमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? मेंटेनेंस बताना है आपको यहाँ पे। डिपेंडेंट को अंडर द हिंदू अडॉप्शन, मतलब कौन मेंटेन करेगा डिपेंडेंट को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर? नेम ऑफ द क्लासेस ऑफ द गार्जियन डिफाइन, कौन कौन से गार्जियन के बारे में बताया, जैसे नेचुरल गार्जियन है, टेस्टिमेटरी गार्जियन है, ये सब गार्जियन जो है आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। जुडिशियल सेपरेशन कब हो सकता है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं? तो ये टोटल आपका कंप्लीट हो गया और मैंने सही से आपको कराने की कोशिश तो की।